Assalamualaikum, this is Waqas Aftab. Welcome to another episode of Sir Waqas Accounting. This course is Finance and Corporate Accounting. Today's topic is Accounting and Finance. ये जो आपका टॉपिक है ये रिपीटेड है, इससे प्रीवियस वाला आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। आपके पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो यह है कि फाइनेंस वर्सेस अकाउंटिंग, कि किसी भी कारपोरेशन में हमें फाइनेंस की नीड ज़्यादा होती है या हमें अकाउंटिंग की अकाउंट्स की नीड ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जो है किसी भी कारपोरेशन में किसी भी कंपनी में दोनों की वैल्यू सेम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फाइनेंस की अपनी एक जगह होती है और अकाउंटिंग की अपनी एक जगह होती है। अब अगर हम यहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझें तो इसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टडीज़ इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग। यानी कि हम स्टडीज़ करते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, टैक्सेशन की, फोरेंसिक अकाउंटिंग की। जॉब टाइटल इसके अंदर होती है सच एज अकाउंटेंट, स्टाफ अकाउंटेंट, अकाउंटिंग मैनेजर और टैक्स मैनेजर की। फिर हम अगर बात करें फाइनेंस की तो इसमें है स्टडीज़ इन फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी। यानी कि हम इसके अंदर फाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो जॉब टाइटल आती हैं वो है सच एज बिजनेस एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डायरेक्टर्स ऑफ फाइनेंस। यानी कि हमारे पास इसके अंदर जॉब टाइटल कौन सी आती हैं, बिजनेस एनालिसिस भी होते हैं इसके अंदर, क्रेडिट एनालिसिस भी होता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, किसी भी कॉरपोरेशन के बड़े बड़े कॉरपोरेशन के डायरेक्टर यानी कि फाइनेंस डायरेक्टर भी होते हैं। तो देखिए किसी भी कारोबार में जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमें अकाउंटिंग और फाइनेंस दोनों की नीड होती है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमने फाइनेंस इन्वेस्ट किया हुआ होता है हम उसको पूरा समराइज़ कर रहे होते हैं, क्लासीफाइंग कर रहे होते हैं और फिर हम फाइनेंस के हिसाब से देखते हैं, अकाउंटिंग के हिसाब से देखते हैं कि हमारे जो फाइनेंस इन्वेस्ट किया हुआ था वो सही जगह पे लगा हुआ है, उससे हमें रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास जो है इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट आ रहा है। इनकम स्टेटमेंट होती क्या है, किसी भी कंपनी के लिए इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। एन इनकम स्टेटमेंट शोज़ अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। जो भी कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल पीरियड के अंदर जो भी परफॉर्मेंस कर रही है वो हमें सब दिखा रही होती है। रेवेन्यू होता है इसके अंदर, यानी कि मनी अ कंपनी एक्चुअली रिसीव ड्यूरिंग एक्सपेक्ट, कंपनी ने अपनी जो है रेवेन्यू कितना जनरेट किया, गेंस यानी कि हमें कितनी इनकम हो रही है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, हमारी कंपनी ने कितने वेजेस एक्सपेंस किया है, रेंट दिया है, यूटिलिटीज़ दिए हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, सारी चीज़ें। फिर हमें इसमें लॉसेस देखा जाता है कि लॉसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और फिर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी उसमें नेट इनकम कितनी है। जो ये बेसिक चीज़ें हैं ये हमें इनकम स्टेटमेंट में बनाने में मदद देती है, जैसे रेवेन्यू, गेंस, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और फिर देन इसके बाद हमारे पास नेट इनकम आती है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, समझाने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट निकाला है किसी भी सैम्पल प्रोडक्ट कंपनी का। इनकम स्टेटमेंट है, सही है, फॉर द 5 मंथ्स एंडेड, यानी कि मई की 31 तारीख को क्लोज़ हो रही है कंपनी अकाउंटिंग ईयर से। रेवेन्यू और गेन उसको हो रहा है कितना, 1,00,000। सेल रेवेन्यू उसके पास हुआ है 5,000, यानी कि हम निकाल रहे हैं गेन कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना हो रहा है। सेल्स रेवेन्यू हमने सेल्स किया था 1,00,000, फिर इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट रेवेन्यू आ रहे हैं वो 5,000 आ रहे हैं, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमारे पास 3,000 है। इन सब को सम ऑफ करें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू एंड गेन आ रहे हैं 1,08,000। फिर इसके बाद हमारे पास जितनी भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं वो सब हम एक जगह ऐड करके टोटल को हम उसमें से माइनस कर देंगे, टोटल रेवेन्यू में से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी हमारे पास, कमीशन एक्सपेंस था, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस थे, ऑफिस इक्विपमेंट था, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस थे, लॉसेस फ्रॉम लॉ सूट थी। इन सब को हमने एक्सपेंसेस को ऐड किया, टोटल 90,000 रुपीज़ हो गए। फिर हमने 90,000 रुपीज़ को माइनस कर दिया 1,08,000 से, जो कि टोटल रेवेन्यू गेंस था। हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो हमें नेट इनकम हुई है, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा यानी कि माइनस के साइन के साथ आएगा तो हमें नेट लॉस हो रहा है। अब हमने यहाँ पे 1,08,000 में से 90,000 को लेस कर दिया तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ रहे हैं और हमारी नेट इनकम हो रही है 18,000 रुपीज़। तो ये जनरली आपका एक सिंपल प्रोडक्ट है, फॉर्मेट है
किस चीज़ का, इनकम स्टेटमेंट का, कि कोई भी कंपनी जो है जब भी वो इनकम स्टेटमेंट बनाती है तो वो इस तरीके से अपना इनकम स्टेटमेंट बनाती है। देन फिर इनकम स्टेटमेंट के बाद कंपनी जो है वो पहले बनाती है कि अपना प्रॉफिट और लॉस देखती है। सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द वैल्यू ऑफ द फर्म्स एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। यानी कि कोई भी कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो अपने एसेट्स को देखने के लिए कि उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी उसके बराबर हैं पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, सही। और ये जो डेफिनेशन ली है फ्रॉम एन अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव, यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव के लिए ही है, क्योंकि हम कंपनी में जब भी काम करते हैं एज अकाउंटेंट तो हम बैलेंस शीट बना के देखते हैं कि हमारी इनकम स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास अब जो है कंपनी का एग्जाम्पल कंपनी है उसके बैलेंस शीट है, सही। हमारे पास देखिए जब भी हमारे पास एसेट्स होता है तो एसेट्स के हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, करंट एसेट्स और फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जिसको हम विद इन अ ईयर यूज़ कर सकें, यूज़ में ला सकें। और हमारे पास फिर इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं, वो एसेट जो कि हम बाद में यूज़ कर सकें, जिसको यूज़ करने के लिए 1 साल से ज़्यादा कर्जा चाहिए होता है। फिर हमारे पास अपर साइड में, उसकी दूसरी साइड में हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ जाती है। लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है करंट लाइबिलिटी जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहते हैं, और फिर उसके बाद आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं, लंबे साल के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए क्या होती है, जैसे हमने किसी से उधार लिया, अकाउंट पे बिल, नोट्स पे बिल, इंटरेस्ट पे बिल, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जैसे हमने कोई मशीन ली है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए उधार पे, या हमने कोई बड़ा प्लांट लगाया, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं, तो उस टाइम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करी है, लोन लिया है किसी भी कंपनी से, तो वो हमारी सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास लैंड आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, हेवी इक्विपमेंट आ जाती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट आता है स्टॉक होल्डर इक्विटी का। स्टॉक होल्डर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, हमारी इनकम कितनी हो रही है, हमारा रेवेन्यू कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें ऐड और लेस होने के बाद हमारा टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी यानी कि टोटल ओनर्स इक्विटी, ये दोनों सेम होना चाहिए। यानी कि जब भी कोई कंपनी बैलेंस शीट बनाती है तो वो ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ करती है, समराइज़ करती है, समराइज़ करने के बाद उसकी कैलकुलेशन करती है, और जब कैलकुलेशन के बाद हमारा एसेट्स और हमारी लाइबिलिटी दोनों बराबर होते हैं तो फिर हमें ये पता चलता है कि कंपनी को, जो हमने प्रीवियस अभी समझा था इनकम स्टेटमेंट, कि इस कंपनी को इतनी इनकम हुई है और इसका लॉस और इसके एसेट्स दोनों बराबर है, यानी कि कंपनी लॉस में नहीं जा रही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक थे ये सिर्फ बेसिकली हमारा फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड था। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट निकाली है कि हम ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद अकाउंटिंग और फाइनेंस से किस किस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, और उसकी मैक्सिमम सैलरी या मीडियन सैलरी कितनी होगी, और स्टैंडर्ड सेंट्रलाइज मतलब क्या होगा कि किस बेस पे हमें इतनी सैलरी मिल सकती है। देखिए सबसे पहले आपके पास है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग क्लर्क। ऑडिट में भी हम जा सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से शुरू है। रिक्वायर्ड डिग्री होती है बैचलर्स। इसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल एग्जामिनर है, उसकी सैलरी अलग है, बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड होती है। इसी तरीके से अकाउंटेंट होता है, ऑडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, बजट एनालिस्ट होते हैं, ऑपरेशन रिसर्च एनालिसिस होते हैं। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप सारी सैलरीज बताई गई हैं और सबकी डिग्री का क्राइटेरिया बताया गया है। तो जो बेसिक है वो ये है कि ग्रेजुएशन के बाद या बीबी के बाद हम इस टाइप की जॉब हासिल कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद है तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो डिस्क्रिप्शन पे नीचे आपके नंबर मौजूद है, आप उस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और आप दिए गए कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कमेंट वैसे ही सबके लिए ओपन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।